क्या भारत जैसे देश का पीएम यानी प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है? ये सवाल आपके मन और दिल में आया होगा। कोई मुसलमान भारत की बागडोर संभाल सकता है? भारत की गद्दी पर मुसलमान बैठकर हुक्म चला सकता है? क्या राज कर सकता है? अगर प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनेगा तो कब बनेगा? ये दिन कब आएगा? भारत की जनता की सोच क्या है? और ये पूरा फॉर्मूला डिटेल में समझेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, साल 1939 यानी 40 मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करने लगी थी। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतने और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया है। दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देश की आज़ादी की तस्वीर साफ होती गई और कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज होती गई, रफ्तार पकड़ती गई। 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार बननी थी। अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी थी, यानी जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता है उसे ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता था। मौलाना आज़ाद अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में मतभेद जरूर थे। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के मुताबिक गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आज़ाद को एक चिट्ठी लिखी गई थी। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था कि मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में लिखा है उसका कोई आधार और मूल नहीं है। कांग्रेस को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। और गांधी जी ने आगे लिखा, जिस तरह का माहौल अभी देश में चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष रहे। ये गांधी जी के बोल थे। मैं चाहता हूं कि आप घोषणा कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं, इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल को प्रोफेसर दूंगा। इस तरह जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को वे भारत के प्रधानमंत्री भी बने। भारत के इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका था जब कोई मुसलमान प्रधानमंत्री पद के इतने करीब पहुंचा हुआ था, लेकिन मुसलमानों का दुर्भाग्य था ये, या कहो फूटी किस्मत। हालांकि मौलाना आज़ाद से पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चली थी। किताब माउंटबेटन में लिखते हैं, 31 मार्च से 4 अप्रैल 1947 के बीच गांधी ने माउंटबेटन से 5 बार मुलाकात की थी। गांधी ने माउंटबेटन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मिस्टर जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर जिन्ना ये प्रस्ताव मान लेते हैं तो कांग्रेस को भी खुलकर उनका सहयोग करना चाहिए। इसमें एक कंडीशन थी, जिन्ना की कैबिनेट भारत की जनता के हितों के लिए काम करेगी पूरी तरह से। माउंटबेटन गांधी का प्रस्ताव सुनकर काफ़ी चौंक गए। उन्होंने गांधी से पूछा, इस प्रस्ताव पर जिन्ना क्या कहेंगे? तो गांधी, जब जिन्ना को पता चलेगा कि ये प्रस्ताव मैंने दिया है तो उनका जवाब हाँ में ही होगा। स्टैनली वॉलपर्ट जिन्ना की जीवनी जिन्ना और पाकिस्तान में लिखते हैं, माउंटबेटन ने जब गांधी के प्रस्ताव के बारे में नेहरू को बताया तो वे बहुत दुखी हो गए। उनका कहना था कि महात्मा गांधी मेरी जगह जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। यह सुझाव एकदम अव्यवहारिक है। नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से 13 हिंदू हैं और 1 सिख हैं, लेकिन कोई मुसलमान नहीं। 1952 के आम चुनाव के बाद चुनी गई पहली लोकसभा में 21 मुसलमान सांसद थे। ये अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन में इनकी हिस्सेदारी 4.29% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री बने, मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। इसके बाद नेहरू से लेकर 1984 यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक औसतन 2 से 3 मुसलमान केंद्रीय मंत्री ही बने। सबसे ज़्यादा 1985 में राजीव गांधी की सरकार में 6 मुसलमान मंत्री थे। अब तक 43 मुसलमान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और कांग्रेस सरकार में 23 और बीजेपी सरकार में 6 मुसलमान। मुफ्ती मोहम्मद सैयद इकलौते ऐसे मुसलमान थे जो गृह मंत्री कुर्सी तक वहीं सदन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आज़ादी के बाद सिर्फ
5.88% मुसलमान लोकसभा पहुंचे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 साल के अंत तक मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। इस लिहाजा से लोकसभा में 77 मुसलमान सांसद होने चाहिए थे, लेकिन इनकी संख्या फिलहाल 27 ही है। रूलिंग पार्टी बीजेपी से एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। साल 1980 में सबसे ज़्यादा 49 मुसलमान सांसद लोकसभा पहुंचे थे। 100 सीटों पर मुस्लिमों की निर्णायक भूमिका 10 साल में 58% टिकट घटे हैं इनके। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां करीब 35% वोटर ही मुस्लिम हैं। इन मुसलमान बहुमल सीटों से सबसे ज़्यादा सीटें 14 अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल आता है, जहां 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की दखल है। इसी तरह केरल में 8 है, असम में 7 हैं, बिहार में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 3, मध्य प्रदेश में 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2 और तमिलनाडु में 1 मुस्लिम बहुमल लोकसभा सीट है। इनमें से कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान वोटर्स 50% से ज़्यादा हैं। इन सब के बाद भी 2014 का लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में देश की प्रमुख पार्टियों ने 58% कम मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, रजत जैसी पार्टियां, जिनके बारे में माना जाता है कि मुस्लिम वोटरों का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है, वे भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतरा रही हैं आज के दिन, यानी डर रही है पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के दम पर चुनावी ताल ठोकने वाली सपा ने 2014 में 39 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन इस बार 2024 में सिर्फ और सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे। कुछ इसी तरह का हाल बिहार में भी था, जहां रजत ने सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में रजत की तरफ से 5 मुसलमान प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के कारण कोई पार्टी नहीं चाहती कि उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। हिंदू वोट गंवाने के डर से कांग्रेस और क्षत्रिय दलों ने मुस्लिमों के टिकट ही काट दिए पूरी तरह से। बस देश में 100% मुसलमान विधायक अब तक 7 राज्यों में हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। लोकसभा की तरह ही राज्य विधानसभाओं में भी मुस्लिमों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से काफ़ी कम है। देश में करीब 4000 विधायक हैं, इनमें से सिर्फ 6% विधायक ही मुसलमानों के हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां करीब 16% आबादी अकेले उत्तर प्रदेश के पास मुस्लिमों की है, वहां भी सिर्फ 7% विधायक ही मुस्लिम हैं। अब तक देश के 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मुस्लिम बहुमल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य के मुस्लिम सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है आज दिन तक। बरकतुल्ला खान जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य से पहले मुसलमान मुख्यमंत्री थे। वे करीब 2 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बरकतुल्ला के मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है, काफ़ी खास है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 में बरकतुल्ला खान भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ब्रिटेन गए थे। एक दिन उन्हें दिल्ली से फ़ोन आया और मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ फ़ोन पर थे इंदिरा गांधी। उन्होंने बरकतुल्ला से कहा वापस भारत लौट आओ और तुम्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, आकर शपथ लो। बरकतुल्ला खान भी खुशी में बोले जी भाभी जी, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। इस तरह 9 जुलाई 1971 को बरकतुल्ला खान राजस्थान के 6ठे मुख्यमंत्री बने। बरकतुल्ला इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के काफ़ी करीबी दोस्त थे, इसलिए वे उन्हें भाभी कहते थे। देश को एक मुस्लिम महिला भी मुख्यमंत्री भी मिल चुकी हैं। वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा छाप है, जिसका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। 6 दिसंबर 1980 को असम की मुख्यमंत्री बनी थी। अनवरा जब मुख्यमंत्री बनी उस वक्त असम के मूल निवासियों और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के बीच में संघर्ष चल रहा था, यानी बहुत ही झगड़े चल रहे थे।
उन्होंने स्थानीय लोगों को गुस्सा शांत कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें पद से हटना पड़ा। अभी तक 3 मुसलमान देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुसलमान हैं। वे देश के उपराष्ट्रपति भी बनने वाले भी पहले हैं। मुस्लिम जरूर थे। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति रहते सुप्रीम कोर्ट को भी पहला मुसलमान जज मिला था, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। देश का पहला मुसलमान था जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे। इस पद पर रहते हुए वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। देश के इतिहास में ऐसा भी पहली बार हुआ था कि जब चीफ जस्टिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा। दरअसल जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तब उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के चुनाव में उतर गए। इस तरह देश के दोनों सर्वोच्च संवैधानिक पद पूरी तरह से खाली हो गए थे और ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना पड़ा और उन्होंने वो बनाए भी गए। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के करीब 9 साल बाद वे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति भी बने। आर्म फोर्सेस में बात की जाए तो मुसलमानों की हिस्सेदारी नाम मात्र एक ही है। इदरीस हसन लतीफ ही वायुसेना प्रमुख के पद तक पहुंच पाए आज दिन तक, लेकिन कोई मुसलमान थल सेना और नौसेना का प्रमुख नहीं बन पाया है। सैयद आसिफ इब्राहिम एकमात्र मुस्लिम हैं जो आईबी चीफ बने। सैयद आसिफ इब्राहिम भारत की इंटरनल खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के पहले और अब तक के एकमात्र मुसलमान निदेशक हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई मुसलमान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का चीफ नहीं बनाए। सैयद आसिफ 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2014 तक आईबी चीफ रहे। कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के लिए उन्हें आईबी चीफ बनाया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक स्पीच में कहा था, देखो हमने एक मुसलमान को इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बनाया है। ऐसा पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी सहित आज़ाद भारत की किसी भी सरकार ने नहीं किया था। हालांकि उनकी मेरिट को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था उस टाइम। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने आसिफ को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनने का भी ऑफर दिया था, लेकिन घाटी के कई बड़े नेताओं से संबंध होने के कारण उन्होंने इस ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। जून 2015 में उन्हें पश्चिम एशियाई देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संपर्क करने के साथ ही आतंकवाद पर उग्रवाद पर प्रधानमंत्री का विशेष दूत बनाया गया था। 2019 में वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी बनाए गए। दरअसल भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के लिए जाति, लिंग, धर्म या प्रांत की न तो कोई संवैधानिक रोक टोक है और न ही कोई विशेष प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद का जिक्र है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत मिलने वाले दल या अलायंस का समर्थन प्राप्त हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी हमारा संविधान किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। तो फिर आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई मुसलमान पीएम क्यों नहीं बना? 4 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता तो अराजकता फैल जाती। जाने माने पत्रकार और लेखक मिनाज मर्चेंट बताते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस चाहती तो किसी भी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन तब देश में मुस्लिमों को लेकर माहौल अच्छा नहीं था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। ऐसे में आज़ादी के ठीक बाद जस्ट कोई मुसलमान पीएम बनता तो देश में राजनीतिक अराजकता फैल सकती थी। हालांकि नेहरू के निधन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC सगला मजबूत दावेदार थे। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रह चुके थे, लेकिन तब कांग्रेस ने शास्त्री जी की तवज्जो ज़्यादा दी। नंबर 2, मुसलमानों को लगा ही नहीं कि उनकी कौम का प्रधानमंत्री होना चाहिए। समाज सुधार के लिए कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा। कांग्रेस ने वल्फ बोर्ड बनाया, हज के लिए सब्सिडी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के लिए फंड भी दिए। इसलिए मुस्लिमों को लगा ही नहीं कि उनका कौम का कोई प्रधानमंत्री बने। नंबर 3,
मुसलमानों ने हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा किया है। भारत के मुसलमान हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते रहे हैं। वे सालों तक केंद्र में कांग्रेस को और राज्य में सपा, बसपा, राजद और टीएमसी जैसी पार्टियों को वोट करते आए, यानी उनका भरोसा है। कभी मुसलमानों ने मुस्लिम प्रधानमंत्री या सीएम की मांग नहीं की। कुछ एक मुस्लिम पार्टियां बनी भी थी तो वो एक खास इलाके तक सिमट कर रह गई। नंबर 4, मुसलमानों के साथ उनका गणित फिट नहीं बैठता है। अब तक हुए लोकसभा चुनाव में पता चलता है कि सदन में सरकार बनाने के लिए करीब 30% वोट शेयर की ज़रूरत होती है, जबकि देश में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। ऐसे में उन्हें अपनी कौम के साथ साथ दूसरे समुदायों का भी समर्थन मिलना चाहिए, उसे हासिल करना होगा। मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। यूपी की राजनीति सलाहकार नवीन जोशी बताते हैं, देश की बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देती है कि वो चुनाव हार जाएंगी। कांग्रेस ने भी मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर ही देखा है। बाकी दलों का हाल भी ऐसा ही है कुछ। जब सदन में भी मुस्लिम नेताओं की मजबूती और भागीदारी ही नहीं होगी तो फिर मुस्लिम प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है इस देश का। केरल के एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट श्रीजीत शिवारमन कहते हैं कि देश में 14% मुसलमान हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, यानी 1% से भी कम है। इसका मतलब है कि इस समुदाय को फोर्स में आने से रोका जा रहा है। खुफिया एजेंसी रॉ का मुखिया आज तक मुसलमान नहीं बना है। अभी तक नागरिकता कानून CAA में भी मुस्लिमों को दूर रखा गया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि धर्म के आधार पर आपकी पहचान हो रही है। राजनीति में भी ऐसा ही कुछ है। जब सदन में कोई बड़ा मुसलमान नेता पहुंचेगा ही नहीं तो प्रधानमंत्री कहां से बन पाएगा। जब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म नहीं होती है, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आज दिन तक मौलाना आज़ाद को छोड़कर कोई नेता प्रधानमंत्री पद के करीब तक नहीं पहुंचा है। जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है ना, मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा। अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है तब एक मुस्लिम के PM बनने की संभावना हो सकती है। कैसे? आपके दिमाग में ये ख्याल भी आया होगा, जब सिख प्रधानमंत्री बन सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं। दिल्ली के जमीयत उलेमा ए हिंद के सेक्रेटरी निजाय अमृत फारूकी कहते हैं, जब 2% आबादी वाली कौम सिख कौम मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर मुसलमान भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे पहले भी देश के बड़े पदों पर मुस्लिम पहुंचे हैं और उन्होंने बेहतर काम भी किया है। देश के लिए किसी मुस्लिम लीडर ने देश के साथ आज दिन तक गलत नहीं किया है, लेकिन देश में मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति भर दी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, अब वे खुद को हिंदू प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी इस पूरे चुनाव में के कैंपेन को देख लीजिए, हर जगह हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान नहीं है। हमें भारतीय प्रधानमंत्री चाहिए। केरल के मलमपुरम में करीब 70% आबादी मुसलमान है। यहाँ के लोगों से सवाल पूछा गया एक पत्रकार ने, तो वहाँ की लोगों की ज़बान से कि भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है कोई मुसलमान, तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ बिल्कुल बन सकता है, मुस्लिम PM बन सकता है, लेकिन उन्हें धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। वे चाहते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो मेरिट के आधार पर बने। न हिंदू प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और न मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो। यदि मनमोहन सिंह सिख समुदाय से प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उससे सिख समुदाय को क्या भला हुआ? आज दिन तक क्या फ़ायदा हुआ पंजाब को? कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने सिख को PM बनाया तो चाहती तो प्रधानमंत्री मुसलमान को भी बना सकती थी, उनके पास में मौका था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, अगर वो चाहती तो वहाँ गुलाम नबी आज़ाद या सलमान खुर्शीद को भी PM बना सकती थी, उनके पास थे मौके। लेकिन देश के मुसलमान आज भी कहते हैं इंशाअल्लाह टाइम आएगा तो ज़रूर देश का PM एक मुसलमान बनेगा, लेकिन इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का प्यार और सपोर्ट चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समर्थन से कोई मुस्लिम का पीएम नहीं बन सकता। आज नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल बाद भी नहीं। ये एक सपना है और ये सपना ही रह गया है। मौका हाथ से जा चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरी पूरी तरह से ये राय है, ये एक सपना है, कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि उनके पास मौके थे, वो मौके जा चुके हैं। उस टाइम का दौर अलग था और आज का दौर अलग है। आज हम सभी एक नफरत की कौम की तरह उनको प्रेजेंट कर रहे। वो टाइम बहुत ही अलग था। तो आप क्या सोचते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कुर्सी तक कोई मुसलमान पहुंच सकता है? मुझे इस कमेंट में बताएं और वीडियो को आराम से देखें और इसको समझें पूरी तरह से। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।